Hello friends, I am Prachi Maurya. In today's lecture, we are going to study about a marriage. Marriage in Islam. तो मैरिज इन इस्लाम को कहा जाता है निकाह। अरेबिक वर्ड है निकाह, जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस। एंड जो इसका लीगल टर्म में अगर मतलब देखे तो वो है मैरिज। अब इसको शादी कहें, विवाह कहें, निकाह कहें, मैरिज कहें, ऑल आर द सेम थिंग्स। बेली कहते हैं, ज्यूरिस्ट हैं ये बेली, अपने बुक में कि मैरिज हैज बीन डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बेसिकली ये लीगलाइज कर रहा है बच्चों को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, मैरिज इनके अकॉर्डिंग, बेली के अकॉर्डिंग। और हिदया क्या कहते हैं कि निकाह अपने प्रिमिटिव सेंस में, जब ये स्टार्टिंग में, प्रिमिटिव मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती सेंस में, इसका मतलब था करनाल कंजंक्शन। तो करनाल मीन्स होता है कि बॉडी और फ्लेसेस। तो बॉडी ऑफ फ्लेस कंजंक्शन को ही निकाह समझा जाता था। Some have said that it signifies conjunction generally. In the language of law, it implies a particular contract used for the purpose of legalizing generation. ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है इनके अकॉर्डिंग, जिससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको लीगलाइज किया जाता है। इलीगल्स चिल्ड्रन को पैदा होने से, चाइल्ड्स को पैदा होने से रोका जाता है, लीगलाइज किया जाता है बच्चों को। असबा कहते हैं मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग अ परमानेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ मैन एंड अ वुमेन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। इन्होंने कहा है कि जो मैरिज है वो एक परमानेंट रिलेशन है जो कि म्यूचुअल कंसेंट से बनता है, मेन और वुमेन के तरफ से, दोनों की ही तरफ से परमानेंट म्यूचुअल कंसेंट होता है, उसी को कहते हैं निकाह या मैरिज। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सेड मैरिज इज माई सुन्ना। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कह रहे हैं कि ये मेरा सुन्ना है। सुन्ना मीन्स उनका जो भी ट्रेडिशन है, इन्होंने ऐसा किया है, उनकी की गई चीजों को ही सुन्ना कहते हैं। हमने आपको बता रखा है पहले के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उससे लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद इस टॉपिक पर आइएगा। तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि मैरिज एक सुन्ना है जो कि मैंने भी किया है, एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर्स। उनका कहना है कि जो भी उनके की गई चीजों को फॉलो नहीं करेगा, जो भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेगा, वो मेरा फॉलोअर्स नहीं हो सकता। ये प्रॉफिट कहते हैं। तो मैरिज को बेसिकली यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से कंपल्सरी बताया जा रहा है कि मैरिज सबको करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट ने किया है। इस्लाम में कोई भी मॉन्क सिस्टम नहीं है, कोई भी मॉन्करी नहीं कर सकता। नो मॉन्करी इन इस्लाम। Marriage is recognized in Islam as the basis of society. It is a contract, but it is also a sacred covenant. मैरिज को इस्लाम में रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए, मैरिज को यहाँ तक कि ये बोला गया है कि ये अल्लाह की इबादत के बराबर है। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो वो जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, वो अल्लाह की इबादत होती है। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो अल्लाह की इबादत होती है। उसी तरह मैरिज को भी इतना ओहदा दिया गया है कि मैरिज को बोला गया है कि ये भी एक इबादत है। तो मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड इन इस्लाम एज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है बट सेक्रेट भी है, सेक्रेट तरीके से भी है। दोनों तरीके से इसके पहलू को दिखाया गया है। अब हम जानेंगे और डिटेलिंग में इसको। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज तरमीजी कहते हैं। 5 ऑब्जेक्ट इन्होंने बताया है निकाह का। 5 ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट है रिस्ट्रेन ऑफ सेक्सुअल पैशन, द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, increase of family, the discipline of the same in the care and the responsibility of wife and children, the upbringing of the virtuous children। तो ये है ऑब्जेक्ट मैरिज का। ये इसलिए मैरिज किया जा रहा है तरमीजी के अकॉर्डिंग। ये 5 ऑब्जेक्ट होते हैं मैरिज के। रिस्ट्रेन लगाना, जो भी डोमेस्टिक लाइफ में रहना, फैमिली को बढ़ाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बच्चों का और वाइफ का, एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रन। ये है ऑब्जेक्ट।
अब देखते हैं नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। नेचर क्या है मुस्लिम मैरिज का? देयर आर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन विद रिगार्ड द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब इसमें बहुत सारे जूरिस्ट आएंगे जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें कही हैं, काफी कंफ्यूजिंग भी है। कुछ लोगों का मानना अलग है मुस्लिम मैरिज के लिए, कुछ लोग अलग तरीके से इसको देखते हैं। अब उसको हम जस्टिफाई करेंगे एट द एंड। पहले देखते हैं कि कौन सी बातें कहते हैं। देयर आर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। तो उस डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन में कुछ जूरिस्ट ऐसे हैं जो कि उनका मानना है कि जो मैरिज है, मुस्लिम मैरिज है, वो प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। उनका ये मानना है कि पूरी तरीके से, देखिए वर्ड पे ध्यान देंगे कि ये कह रहा है प्योरली, पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। पर कुछ कहते हैं कि ये रिलीजियस सेक्रामेंट है। कुछ का ये मानना है कि टोटली पूरी तरीके से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये टोटली रिलीजियस सेक्रामेंट है, नेचर इसका मैरिज का। तो अब यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन कि ये है क्या आखिर में, क्या ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या रिलीजियस सेक्रामेंट है? तो मुस्लिम मैरिज बाय सम टेक्स्ट राइटर एंड जूरिस्ट इज ट्रीटेड एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ सेक्रामेंट। कुछ कहते हैं, हम जैसे कुछ जूरिस्ट हैं जो कि ट्रीट कर रहे हैं इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्रामेंट की जैसे, रिलीजियस सेक्रामेंट की जैसे ट्रीट नहीं करते हैं इसको। उसे ये नहीं मान रहे रिलीजियस सेक्रामेंट, वो मान रहा है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और हम इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से ही देखेंगे, इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट तरीके से ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब क्यों सिविल कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं इसका हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। अ मैरिज रिक्वायर्स प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर बना रखा है बहुत सारे, पहले से मेरा प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसमें, जिसमें हमने काफी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ाया है। तो उसका पहला इसेंशियल एलिमेंट होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल है, मैरिज करने के लिए पहले प्रपोजल दिया जाएगा एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, फिर उसका एक्सेप्टेंस किया जाएगा दूसरी पार्टी के द्वारा। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही रूल है, एसेंशियल एलिमेंट है। मोर ओवर देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट अ फ्री कंसेंट। और फिर फ्री कंसेंट भी कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। फ्री कंसेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, तो इसमें भी फ्री कंसेंट की जरूरत पड़ती है। एंड सच कंसेंट शुडंट बी ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ कोअर्जन, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी भी तरह से कोअर्जन के तरीके से, फ्रॉड के तरीके से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के तरीके से जो भी कंसेंट दिया जाएगा उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो वही रूल मुस्लिम मैरिज के ऊपर भी अप्लाई होता है। पहले एक पार्टी प्रपोजल देगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं ये मेल है एम और ये फीमेल है एफ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से इनकी तरफ से प्रपोजल गया तो इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगा। फिर दोनों का ही फ्री कंसेंट की जरूरत पड़ेगी कि दोनों ही इसके लिए रेडी हैं या नहीं है। किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोवर्जन नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं देना है कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो ये है पहला, ये जो कि हूबहू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है चीजें, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही चीजें हैं। सेकेंड कह रहा है just as in case of contract entered into by a guardian or a attaining majority, so can marriage contract in a Muslim law be set aside by a minor on attaining the age of puberty। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर बच्चा माइनर है तो उसके गार्जियन उसमें सहमति देते हैं, उसके गार्जियन उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो गार्जियन की भी इसमें वैलिडिटी की जरूरत पड़ती है अगर बच्चा माइनर है। तो अगर ये मेल और फीमेल माइनर है, गर्ल और बॉय माइनर हैं मुस्लिम, तो उनके गार्जियन सहमति दे सकते हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। दूसरा ये कह रहा है कि जब भी ये दोनों एज ऑफ मेजॉरिटी पे आएंगे, ये दोनों एज ऑफ मेजॉरिटी पे आएंगे, तो वो चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं रहना साथ में, हम नहीं जानते, ये हमने नहीं किया, हमारे गार्जियंस ने किया है। हूबहू यही राइट कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है और मुस्लिम लॉ में भी यही बातें कही गई हैं। तो यहां से ये मैच कर गया, इसलिए इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। फिर कह रहा है
The parties of a Muslim marriage may enter into antenuptial or postnuptial agreement which is enforceable by law provided it is reasonable and non-opposed to the policy of Islam. Same in is the case of contract. तो ये भी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि एंटी नप्टियल और पोस्ट नप्टियल एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल कराया जाता है मुस्लिम मैरिज में, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है। एंटी नप्टियल मतलब कि मैरिज जो भी किया गया है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट, मैरिज से पहले किया गया एग्रीमेंट और मैरिज के बाद किया गया एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम मैरिज। तो बिल्कुल ये पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं कर रहा है इस्लाम में, ये वैलिड है। तो यही कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, तो वो भी वैलिड होता है। द टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बी अल्टर्ड विद इन द लीगल लिमिट टू सूट इंडिविजुअल केसेस। तो इसको अल्टर भी किया जा सकता है लीगल लिमिट के अंदर रह करके, ये भी मैच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को नल और वाइड बाद में या वॉइडेबल बना सकते हैं, उसी तरह ये भी है। Although discouraged both by the Holy Quran and Hadith, yet like any other contract, there is also provision for the breach of marriage contract. जैसे कि अगर इसमें तलाक का प्रोविजन है कुरान में, तो तलाक का प्रोविजन मतलब ये कि इसको वैलिडेट कर रहा है कि सच में पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाद में अगर तुमने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने तुम कंडीशंस पे नहीं उतरे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह मैरिज जो है, निकाह जो है, इनमें भी ब्रीच ऑफ कंडीशंस है। अगर तुमने कंडीशंस को ब्रीच किया तो तलाक हो जाएगा, ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजों को देखते हुए जो कुछ ज्यूरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सैक्रामेंट है, इन सारी चीजों की वजह से। जस्टिस महमूद कह रहे हैं, डावर अंडर द मोहम्मदन लॉ इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी promised by husband to be paid or delivered to the wife in the consideration of the marriage। उसके बाद जस्टिस महमूद ये भी कह दे रहे हैं कि जो डावर है, इसको हम लोग कहते हैं मेहर, डावर या फिर मेहर, जो ये डॉवर का प्रोविजन है वो एक तरीके से यहाँ पे कंसिडरेशन के तौर पे देखा जा रहा है कि बिना डॉवर का, बिना मेहर का कोई भी मैरिज नहीं हो सकता, कोई भी निकाह वैलिड नहीं है। जब निकाह वैलिड नहीं है तो क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट है। अगर कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता है। ये आपको पता होगा कि पहले प्रपोजल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जब एक्सेप्टेंस होता है तो फिर कंसिडरेशन दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये सारे इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। फिर ये सारी चीजें जो भी होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रोविजन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सारी चीजें मैच कर रही हैं बिल्कुल निकाह में, कि निकाह में भी प्रपोजल हो रहा है, फिर एक्सेप्टेंस हो रहा है, फिर कंसिडरेशन के रूप में यहाँ पे मेहर दिया जा रहा है या फिर डावर दिया जा रहा है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, और ब्रीच ऑफ मैरिज दैट इज तलाक भी है यहाँ पे प्रोविजन। इन सारी चीजों को देखते हुए इसे ये माना जा रहा है कि जो मैरिज है वो एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सैक्रामेंट है। अनदर व्यू इज दैट मैरिज इज नॉट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बट अ रिलीजियस सैक्रामेंट टू। अब आते हैं कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे जो कि ये कहते हैं कि जो मैरिज है मुस्लिम लॉ में, इस्लाम में, निकाह जो है वो पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक सैक्रामेंट है, ये एक धार्मिक रिलीजियस चीजें हैं। अब इसके क्या व्यूज हैं, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? दो सैक्रामेंट नेचर ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्थोडॉक्स व्यू बट इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द जुडिशरी। तो जो सैक्रामेंट है मैरिज का, निकाह का, वो एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स व्यू माना जाता है, लेकिन जुडिशरी भी इसे सपोर्ट कर रही है। मतलब ये कि जुडिशरी मान रही है कि कहीं ना कहीं ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है बट सैक्रामेंट भी है, जुडिशरी से मान रही है। ऑर्थोडॉक्स लोग भी मानते हैं इसे। अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तीफा का केस, वेरी 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 लैंडमार्क केस ऑफ मुस्लिम लॉ, मैरिज से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अनीस बेगम का ये लीडिंग केस है जिसमें सर शाह सुलेमान हैज ट्राइड टू पुट अ मोर बैलेंस्ड व्यू ऑफ मुस्लिम मैरिज बाय होल्डिंग इट बोथ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ
रिलीजियस सैक्रेमेंट। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मैरिज है, जो निकाह है, वो इस तरीके का, उन्होंने उनके व्यू के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो निकाह है वो दोनों तरीके से है, देखा जाए तो वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और रिलीजियस सैक्रेमेंट भी है। टेकिंग रिलीजियस एस्पेक्ट इनटू अकाउंट, मुस्लिम मैरिज इज एन इबादत। तो जब किसी चीज को इबादत का रूप दिया गया है, कंपलसरी माना गया है, तो ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है उनके अकॉर्डिंग? ये कॉन्ट्रैक्ट केवल नहीं हो सकता, ये डिवोटेड एक्ट है गॉड को। जब कोई चीज गॉड को डिवोट की जा रही है, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ा सैक्रेमेंट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है इसका। इतनी बड़ी चीज अगर इसको नाम दिया गया है इबादत का, इसलिए इनका कहना यह है कि ये रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। हम अगर ये कहते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम ये भी कहते हैं कि ये रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। मतलब ये दोनों तरफ व्यू दे रहे हैं अपना, केवल एक तरफ की बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम मैरिज इज नॉट मेयरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इनका कहना है कि मुस्लिम मैरिज केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट कांट बी मेड कंटिजेंट ऑन फ्यूचर इवेंट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये पता है कि कंटिजेंसी होती है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम ब्रेक कर देंगे। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिजेंसी तो नहीं होती इसमें। अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट कांट बी फॉर लिमिटेड टाइम, ये लिमिटेड टाइम के लिए भी नहीं होता, ये परमानेंट होता है, इटर्नल होता है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। अगर अभी आप पढ़ेंगे, अभी आगे के लेक्चर में, तो उसमें आप पढ़ेंगे मुता मैरिज के बारे में, जो कि टेम्पररी मैरिज है, पर ये सारे स्कूल के द्वारा इसे नहीं माना जाता। केवल अथना स्तरीय स्कूल हैं जो कि सिया सेक्ट में आते हैं, तो उनके द्वारा ही इसे ऑथराइज रिकॉग्नाइज किया गया है। सिया स्कूल्स के द्वारा ही रिकॉग्निशन मिला है मुता मैरिज को, बाकी सारे स्कूल्स इसे नहीं मानते हैं। सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं होता है मुता मैरिज। तो ये इसका एक्सेप्शन है एक मुता मैरिज। अभी हम यहाँ पे मुता मैरिज की बात नहीं करते हैं, हम जनरल केसेस की बात कह रहे हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मैरिज लिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं होता है, प्लस कंडीशंस भी नहीं लगे होते हैं मैरिज पे। अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, द एनालॉजी और लियन कांट बी अप्लाइड टू अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। The contract of sale of good may be cancelled by unpaid seller. He may resell the goods by rescinding with such contract. जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहा है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट में अगर सेल ऑफ गुड की बात है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है अगर कोई सेलर ने उसे पे नहीं किया, बाद में उस गुड को रीसेल कर दिया जाता है। वेयर इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिवोर्स हर हस्बैंड और टू रिमेन विथ अ थर्ड पर्सन if a part of his dower unpaid remain unpaid। तो ये तो अवेलेबल नहीं है इसमें, मैरिज में, निकाह में वाइफ को, तो फिर ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है? तो ये सारी चीजें, ये एग्जांपल्स इसको ये बता रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो निकाह है वो केवल और केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो केवल और केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इन सारी चीजों का लैक है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें भी होती हैं, तो ये सारी चीजें निकाह में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे सैक्रामेंट भी माना जा रहा है। सबसे पहला सैक्रामेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मैरिज को इबादत माना जा रहा है, एक तरीका माना जा रहा है अल्लाह की इबादत का। जो मैरिज कर रहा है वो प्रॉफेट मोहम्मद के उसूलों पे खड़ा उतर रहा है, सुन्ना को फॉलो कर रहा है। यहाँ तक जो मैरिज का हमने इंट्रोडक्शन दिया है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। कॉल या मैसेज करके कोर्स के बारे में डिटेल भी जान सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को परचेज भी करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं।